नमस्कार। जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और हमने कल आपको एक महामैराथन भी प्रोवाइड कराई है, वो आपके 7 घंटे की महामैराथन प्रोवाइड कराई है। इसका हो सकता है सेकेंड पार्ट हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दें, क्योंकि उस पार्ट में सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट आपके कवर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमने सारे टॉपिक आपके इस बुक के कवर कर दिए। बस आपका क्या है, इस बुक में कुछ आपके विविध प्रकार के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी संख्या होगी 100-150 के आसपास। तो वो भी कोशिश करेंगे हम आपकी 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करने की। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको उस दिन हमने 533 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। उस क्वेश्चन का हमने आप लोगों से जवाब पूछा था, तो उसका एक्सप्लेन हम आप लोगों को बता देते हैं। कहता है टंगस्टन का उपयोग जो है हम लोग आमतौर पर इलेक्ट्रिक बल्बों में फिलामेंट सामग्री के रूप में करते हैं, क्योंकि इसका उच्च गलनांक और अच्छी विद्युत चालकता होती है, इसीलिए इसको हम लोग बल्बों में प्रयोग करते हैं फिलामेंट के रूप में। नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है, कहता है टंगस्टन फिलामेंट जो होता है ये उच्च तापमान पर पिघले बिना भी काम कर सकता है, जिससे एक उज्जवल सफेद प्रकाश हम लोगों को मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर क्लास हमारी पसंद आए आज की, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और इस बुक का सॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा, हम तुरंत आपके लिए घटना चक्र, जिसको आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है TRE 4 को एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसका भी हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बहुत ही जल्द से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि रासायनिक रूप से आपका जंग होता क्या है। तो याद रखना, जो आपकी रासायनिक रूप से जंग होती है वो आपकी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है, वही आपकी क्या होती है, जंग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेन में आपसे कहता है कि जंग मुख्य रूप से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसका आप लोग सूत्र एक बार जरूर देख लेना, लिख भी लेना कॉपी पर, से बना है। जंग का निर्माण आपके पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, लोहे के ऑक्सीकरण से होता है। तो आप लोग समझ गए कि जंग का निर्माण किस तरीके से होता है, पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे के ऑक्सीकरण द्वारा आपकी जंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन कहती है यह एक सामान्य रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रतिक्रिया का क्या है, आपके उदाहरण भी है, जहां लोहे का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जंग का एक लाल भूरा रंग प्रदान करता है। देखा होगा आपने, चीज़ों पर जब जंग लग जाती है तो वहाँ पर वो लाल भूरे रंग का प्रतीत होता है, जो अक्सर खराब लोहे की सतहों पर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लाइकेन और शैवाल और कवकों के बीच संबंध को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना, जब बात आपसे पूछी जाए कि लाइकेन और शैवाल के, लाइकेन में आपके शैवाल और कवक के बीच रिलेशन की, तो याद रखना उसको हम लोग पारस्परिकता कहते हैं। क्या कह लेंगे, पारस्परिकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। इस संबंध में दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे कि शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग जो है कवक करते हैं, और बदले में क्या होता है, कवक शैवाल के लिए संरक्षित वातावरण भी प्रदान करते हैं और पोषक तत्वों और नमी को भी आपके क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहती है। इस पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध को पारस्परिकता कहा जाता है, यानी जहां पर दोनों को लाभ होता हो। ठीक है, जैसा कि आपने बगुले और भैंस के भी बारे में सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बगुला वहां पर कीट खाता है तो उससे भैंस को भी लाभ होता है और आपके कीट को भी लाभ होता है। इसी तरीके के संबंध को हम लोग पारस्परिकता कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है वे कौन से लक्षण हैं जो एक पौधे को जलीय या जलजीव बनाते हैं। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं ये आपके सही हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर जलोद्भिद पौधे लिखे हुए हैं इसको हम लोग जलीय पौधे पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि बात वही होती है। जलोद्भिद पौधे को हम लोग जलीय पौधे भी बोलते हैं। तो एक्सप्लेन पहले पॉइंट आपसे क्या कहता है, कहता है जलीय पौधे जो होते हैं पानी या बहुत नम परिस्थितियों में उगने के लिए आपके क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। फिर कहता है वे आमतौर पर यांत्रिक ऊतक
की अनुपस्थिति दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखा होगा आपने, अगर पढ़ा होगा तो यही आपका सही हो जाएगा, जो उन्हें पानी की धाराओं में लचीला रहने में क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। फिर कहता है कई जलीय पौधों में क्या होता है, वायुतक होता है, एक विशेष उत्तक जो गैस विनिमय की सुविधा भी प्रदान करता है। जलीय पौधों में स्थलीय पौधों की तुलना में अक्सर कम विकसित संवाहनी तंत्र भी होता है। जलीय पौधों के पत्ते आमतौर पर पूछा हो जाए कैसे होते हैं, पतले होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण और गैस विनिमय को अधिकतम करने के लिए एक बड़े सतह का क्षेत्र भी आपके लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके उदाहरण भी आप लोग समझ लेना, जलकुंभी आपका हो जाएगा, डक वीड भी हो जाएगा, और कैट टेल शामिल, ये आपके कैसे हैं, ये सब आपके जलीय पौधे के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना या अपनी कॉपी पर जरूर लिख कर लिखना। कहता है कि वाहनों में पीछे के यातायात देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, जो आपके जो भी वाहन होते हैं उसमें हम लोग पीछे के वाहन को देखने के लिए जो है हमेशा हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे की ओर यातायात को देखने में किया जाता है। वे समतल या अवतल दर्पण की तुलना में व्यापक दृश्य क्षेत्र भी आपको प्रदान करते हैं। उत्तल दर्पण जो है ड्राइवरों को उनके पीछे अधिक क्षेत्र देखने में भी मदद करते हैं, जिससे अंधे बिंदु कम हो जाते हैं। ये दर्पण वस्तुओं के छोटे सीधे प्रतिबिंब भी आपके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहते हैं। कहता है हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम से आपका तात्पर्य क्या होता है, ऐसा पूछा गया है। तो याद रखना, जो आपके एसपीएम से तात्पर्य हो जाएगा वो आपके निलंबित कड़ी पदार्थ, यानी सस्पेंडेड, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। इसका आप लोग फुल फॉर्म एक बार जरूर लिख लेना एसपीएम का, यानी निलंबित कड़ी पदार्थ। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं निलंबित कणिका तत्व का उपयोग वायु गुणवत्ता पर नजर रखने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपके किया जाता है। ठीक है, फिर कहता है एसपीएम हवा से निलंबित छोटे कणों या बूंदों को संदर्भित करता है, और इसमें आपके धूल, गंदगी, कालिख और धुआं शामिल हो सकता है। ये कण महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, विशेषकर आपकी किस पर, श्वसन प्रणाली पर पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जरूर आप लोग इनको ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, एक्सप्लेन भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को आपको लाल में परिवर्तित करेगा। तो वो आपका जो सिरका होगा वो आपके नीले लिटमस को किस में परिवर्तित करने का कार्य करता है, आपके लाल में। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं, वहाँ से चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी। कहता है सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, यही कारण है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर का उपयोग किसी अम्ल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो नीले पेपर का उपयोग जो है हम लोग किस लिए करते हैं, तो अम्ल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देंगे। वॉशिंग सोडा का घोल, बेकिंग सोडा का घोल प्रकृति में कैसे हो घोल होते हैं, ये आपके क्षारीय होते हैं, और लाल लिटमस जो है पेपर को क्या करता है, नीला करता है। ये दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा वो आपके कौन होंगे, वो क्षारीय होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कॉपी पर 1 से 2 बार लिखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, पूछा गया। इन ऐसे क्वेश्चनों को नहीं वालों को आपको विशेष करके ध्यान से पढ़ना है, यहीं से कई बार 1-1 नंबर चला जाता है, वही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है। तो क्वेश्चनों को प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ के जवाब देना एग्जाम में। तो नहीं करता है तो याद रखना VI जो है ये आपका विद्युत शक्ति का सर्किट में प्रतिनिधित्व करता है, और I²R भी करता है, लेकिन IR² जो है ये आपके विद्युत शक्ति का सर्किट में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है किसी परिपथ में विद्युत शक्ति की उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर विद्युत परिपथ द्वारा विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। विद्युत शक्ति की मानक इकाई जरूर आप लोग लिखे, वाट होती है। विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसमें विद्युत राशियाँ जैसे वोल्टता, विद्युत धारा, प्रतिरोध के आधार व विभिन्न सूत्रों का उपयोग करके भी की जा सकती है।
अब देखते हैं शक्ति का यानी P बराबर आपका सूत्र होता है VI या I²R या V²/R। इन तीनों फॉर्म में हम लोग इस सूत्र को लिख सकते हैं। फिर कहता है इसीलिए सही उत्तर आपका विकल्प 3 है, अर्थात IR² है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 541 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 541 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि साबुन उद्योग में पाए जाने वाला उपोत्पाद कौन है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का पूछा गया है साबुन उद्योग में पाए जाने वाले उपोत्पाद है, तो याद रखना वो आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। कहता है साबुन उद्योग में विशेषतः साबुनीकरण नामक साबुन बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया में वसा या तेल को एक प्रबल क्षारक प्रायः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराकर साबुन और ग्लिसरॉल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखते क्या कहती है आपसे। कहता है इस प्रक्रिया में ट्राइग्लिसराइड्स का वसी अम्ल लवण और ग्लिसरॉल, जो आपका ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है विघटन होता है, वसा प्लस NaOH, इससे क्या आपका बनेगा साबुन और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर याद रखना। आपके साबुन उद्योग में पाए जाने वाला उत्पाद कौन हो जाएगा? वो आपका कौन हो जाएगा? ग्लिसरीन हो जाएगा या ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग समझ गए होंगे, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग तैयार कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका कौन सा है? तो याद रखना ये आपका जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है इसमें जो उपयोग करने वाला सबसे सामान्य पदार्थ हो क्या सोडियम ऑक्साइड और आर्गन होगा या सोडियम वाष्प और नियान होगा? ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो आपका पारा वाष्प और आर्गन हो जाएगा जो आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी पारा वाष्प और आर्गन। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, वहाँ से चीज़ें और समझ में आएंगी। कहता है प्रदीप्त नलिकाएं या फ्लोरोसेंट ट्यूब एक प्रकार की प्रकाश तकनीक है जो क्या है आपके पारा वाष्प को उत्तेजित करने के लिए बिजली का उपयोग करती है। नेक्स्ट लाइन कहता है उत्तेजित पारा परमाणु शॉर्ट वेव पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है जिसके कारण आपके ट्यूब के अंदर फास्फोर कोटिंग को प्रदीप्त होती है जिससे आपके दृश्य प्रकाश क्या होता है उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया पारंपरिक ताप दीप्त बल्बों की तुलना में कई अधिक ऊर्जा कुशल होती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहता है। कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब के कुछ प्रमुख घटक भी हम लोग देख लेते हैं। पारा वाष्प के बारे में पढ़ते हैं। कहता है यह प्रारंभिक पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। जब विद्युत ट्यूब से यह गुजरती है तो यह पारा वाष्प को उत्तेजित करती है जो तब पराबैंगनी प्रकाश क्या है आपके उत्सर्जित करता है या करती है। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है फास्फोरस कोटिंग ग्लास ट्यूब के अंदर की यह कोटिंग पराबैंगनी प्रकाश और फ्लोरोसिस को अवशोषित करती है जिससे क्या है दृश्य प्रकाश आपका उत्सर्जित होता है। फिर आपका अक्रिय गैस के बारे में बताया गया। यह प्रायः एक अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन और कभी कभी नियान जैसी किसी अन्य अक्रिय गैस की थोड़ी मात्रा के साथ भी आपकी मिश्रित होती है। कहता है का उपयोग हम लोग प्रारंभिक निर्वहन में सहायता करने और बल्ब की दक्षता और दीर्घायु में सुधार करने के लिए कम दाब पर किया जाता है। किसका प्रयोग? आपके अक्रिय गैस का। तो आप सारी बातें इस फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्वेश्चंस की समझ गए होंगे जो भी एक्सप्लेन में दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहते हैं रक्त किस तरल पदार्थ से बना होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो आपका रक्त होता है वो आपके प्लाज्मा तरल पदार्थ से बना होता है। किससे रक्त बना होता है? प्लाज्मा से। एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं रक्त की संरचना आपके कैसी होती है? जटिल होती है जिसमें विभिन्न घटक आपके शामिल होते हैं जो शरीर में आपके क्या है आवश्यक कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रक्त के मुख्य घटकों में आपके प्लाज्मा कोशिकाएं या लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और प्लेटलेट्स भी आपके शामिल होते हैं। रक्त का तरल माध्यम से इन कोशिकाओं व अन्य पदार्थों का वहन करता है, उसके कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती प्लाज्मा या रक्त का तरल घटक है जिसमें रक्त कोशिकाएं आपकी क्या रहती हैं? निलंबित रहती हैं।
प्लेटलेट्स क्या हैं? ये रक्त कोशिकाएं हैं, लेकिन इसके द्रव माध्यम का आपके हिस्सा नहीं। एग्जाम में पूछा जाए कौन सा द्रव माध्यम का हिस्सा नहीं, तो वो आपके प्लेटलेट्स हो जाएंगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ना। कहता है आपसे कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखना, पाचन के बाद आपके जो प्रोटीन है वो आपके एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब किस तरीके से परिवर्तित होते हैं एक्सप्लेन समझते हैं। कहता है प्रोटीन पाचक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां आहार से प्रोटीन छोटे घटकों में आपके विघटित हो जाता है। प्रोटीन के पाचन का मुख्य उद्देश्य उन्हें अमीनो अम्ल में विघटित करना है, जो शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए आपके उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS के वायुमंडल छोड़े जाने पर क्लोरीन रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इनमें से कौन सा नष्ट हो जाता है। तो याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रासायनिक प्रतिक्रिया में आपका ओजोन अणु जो होते हैं ये आपके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है ओजोन परत का अवक्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित कुछ रसायनों के कारण होने वाला एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। समताप मंडल में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा विघटित होने पर CFC क्लोरीन परमाणु मुक्त करते हैं। CFC से क्लोरीन परमाणु अत्यधिक अपक्रियाशील होते हैं और ओजोन अणुओं को आपके क्या कर देते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित सारी बातें समझ गए होंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया क्या है। अपघटक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, या द्वितीयक होते हैं, या उत्पादक होते हैं। तो याद रखना, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अपघटक होते हैं। अब किस तरीके से अपघटक होते हैं ये हम लोग एक्सप्लेन में समझते हैं। कहता है अपघटक कई बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को आपके क्या करते हैं, तोड़ते भी हैं, या अपघटन पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ता है, जिससे क्या होता है वे अन्य जीवों के लिए क्या हो जाते हैं, उपलब्ध होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य भी बनाए रखते हैं। तो आप अपघटक के बारे में समझ गए होंगे। अब देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में भी समझ सकते हैं। भाई आपकी अपघटक पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में TRE 4 में द्वितीयक उपभोक्ता पूछा जाए क्या होता है, तो उसको भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। कहता है जबकि द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है, जबकि कुछ जीवाणु को उपभोक्ता माना जा सकता है, वे कार्बनिक यौगिक का उपभोग करते हैं, उन्हें प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, जो प्रायः उन जीवों को संदर्भित करते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं जीव, उनको आप द्वितीयक उपभोक्ता में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादक आपका क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। कहता है कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं और उन्हें उत्पादक माना जा सकता है, हालांकि यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जीवाणुओं से जुड़ी प्राथमिक भूमिका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि उत्पादक क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं आपकी कहाँ मिलती हैं। तो याद रखना, जो आपकी इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं होती हैं ये तो ना तो आपके हृदय में मिलेंगी, ना तो यकृत में मिलेंगी, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आपकी इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं एग्जाम में पूछा जाए कहाँ मिलती हैं, तो आप लोग जवाब देंगे जरूर बोलते हुए चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं मिलती हैं। अब चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। अब कौन कौन सी दो प्रकार की होती है उनको समझते हैं। एक आपकी संवेदी होगी और एक आपकी मोटर। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं। आज अगर आपने संवेदी तंत्रिकाएं इतना ध्यान से पढ़ लिया तो इस बात की गारंटी ले सकते हैं इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कहता है संवेदी तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं संवेदी रिसेप्टर्स जैसे स्पर्श, ताप, दर्द और प्रियोसेप्शन के लिए संवेदी जानकारी को केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं शरीर के परिधि से मस्तिष्क तक आपके संकेत संचारित करती हैं, जिससे हम पर्यावरण
तो आप संवेदी तंत्रिका तंत्र के बारे में समझ गए। कोई भी आपके शरीर में तकलीफ होती है तो उसको आपके संवेदी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही वो आपके मस्तिष्क में बात पहुंचती है। आगे लाइन कहती है जिससे हम पर्यावरण से उत्तेजनाओं को समझ पाते हैं और उनका हम लोग क्या दे पाते हैं, जवाब भी दे पाते हैं। ये सब आपके किस कारण संभव हो पाता है, आपके संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से संभव हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं मोटर तंत्रिकाएं आपकी क्या होती हैं, इनको भी समझ लेते हैं। कहता है ये तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पूरे शरीर में मांसपेशियों और ग्रंथियों तक मोटर कमांड ले जाती हैं। मोटर तंत्रिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मांसपेशियों तक संकेत भेजती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं। साथ ही ग्रंथियों की गतिविधि को भी क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट लाइन कहती है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जो आने वाली संवेदी सूचनाओं और बाहर जाने वाले मोटर आदेशों को एकीकृत और समन्वित करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रभावी संचार और शारीरिक कार्यों का विनियमन संभव हो पाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि इनपुट आउटपुट तंत्रिकाएं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात का अंधापन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। याद रखना, रात में जो आपके अंधेपन के पीछे की वजह है वो आपकी विटामिन ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है रतौंधी या निक्टोलोपिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के भी नाम से जानते हैं, ये जरूर याद रखना। विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है। तो याद रखना, जो आपके भोजन में संग्रहित ऊर्जा होती है वे आपके पूछा गया शरीर में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपकी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है, जो भी हमको भोजन से संग्रहित ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है भोजन में मौजूद ऊर्जा श्वसन के दौरान निकलती है। श्वसन चयापचय प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो जीवों की कोशिकाओं के भीतर होता है और इसलिए ऊर्जा आपके क्या करता है, ये जारी करता है। 550 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सामान्य सर्दी का कारण क्या है। यानी जो आपकी सामान्य सर्दी होती है इसके पीछे की मेन वजह क्या है। तो याद रखना, पूछा गया पहला ऑप्शन कवक है, बैक्टीरिया है या विषाणु है। तो याद रखना, ये जो आपको 550 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा जो सामान्य सर्दी, जैसे आपके जुकाम वगैरह हो जाता है, खांसी वगैरह आना, ये सामान्य सर्दी के बारे में पूछा गया। तो इसके कारण आपके क्या है, विषाणु होते हैं। विषाणु के कारण आपको जो है सामान्य सर्दी महसूस होती है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। सामान्य जुकाम वायरल संक्रमण के कारण होता है। सबसे आम तौर पर क्या होगा, राइनो वायरस के कारण होता है। देखा होगा कि जुकाम एक लोगों के घर में है तो लगभग लोगों को कवर कर लेता है। यही बात यहाँ पर बताई गई, किस वजह से, क्योंकि ये आपका क्या है, विषाणु होता है, वायरस होता है, इसी वजह से। फिर कहता है अन्य वायरस जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं उनमें आपके कोरोना वायरस है, रेस्पिरेटरी हो जाएगा, सिंसिटियल वायरस, इसके अलावा एडेनो वायरस और आपके इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब आपके इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 551 नंबर कहता है कि कान के पर्दे का कंपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो याद रखना, जो आपके कान के पर्दे का कंपन होता है वो आपके ध्वनि तरंग के कारण होता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है जब ध्वनि तरंग कान की नली से होकर गुजरती हैं तो कान के पर्दे को कंपन करने का कारण बनाती हैं। यह कंपन इसलिए होता है क्योंकि आपकी ध्वनि तरंगों में वायु दाब में क्या होती है, भिन्नता होती है, जिसके कारण कान की नली में हवा के कण आगे पीछे दोलन करते हैं। वायु दाब में ये दोलन कर्ण के पर्दे पर दाब डालते हैं, जिससे यह ध्वनि तरंगों के साथ तालमेल बिठाते हुए अंदर और बाहर की ओर गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। मानव शरीर में आपके श्वसन वर्णक क्या है, क्लोरोफिल है, रक्त है, हीमोग्लोबिन है। तो याद रखना, जो आपके मानव शरीर है इसमें आपके जो श्वसन वर्णक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहते हैं मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है
और यह फेफड़ों और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ऊतकों तक पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के लिए फेफड़ों में वापस ले जाने के लिए क्या होता है, आपके जिम्मेदार माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे हीमोग्लोबिन मानव शरीर में श्वसनवर्धक के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, क्योंकि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं 553 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक कोशिका मोटाई वाली वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो एक कोशिका मोटाई वाली जो वाहिकाएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। इसका एक्सप्लेन आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके एक्सप्लेन से एक क्वेश्चन बन सकता है। कहता है सबसे छोटी और सबसे अधिक संख्या वाली रक्त वाहिकाएं जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। एक कोशिका वाली मोटी नलिकाएं भी होती हैं जो धमनियों और नसों को क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वे मूल रूप से ऊतक कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। यह परिसंचरण के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऊतकों को ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो हमने जब आपको बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कराया था वहाँ पर हमने सारे आपको रासायनिक नाम बताए थे। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा वो आपके कोबालामिन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमने उस वीडियो में आपको सारी बातें बता दी थी, तो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो रोककर जरूर पढ़ लेना इन बातों को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा इनमें से। तो 555 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विटामिन का अच्छा स्रोत है। केला, मछली का तेल, चीनी। तो याद रखना सबसे अच्छा इसमें विटामिन का स्रोत आपके मछली का तेल माना जाएगा। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है सही उत्तर मछली का तेल है, विटामिन ए के अच्छे स्रोतों में शामिल है। यकृत विशेष रूप से गाय का यकृत विटामिन ए के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। यह रेटिनॉल के रूप में विटामिन ए प्रदान करता है जो अत्यधिक जैव उपलब्ध होता है। मछली के लीवर का तेल क्या कहता है, मछली के लीवर का तेल जैसे कि काट लीवर तेल विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। इनमें विटामिन डी भी होता है जो इन्हें एक मूल्यवान आहार अनुपूरक भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है, सॉरी इसका एक्सप्लेन अभी और देखते हैं। कहता है डेयरी उत्पाद दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी उत्पादों को विटामिन ए इसमें भी होता है, मुख्यतः रेटिनॉल और इसके पूर्ववर्ती रूप में होता है। अंडे की जर्दी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, मुख्य रूप से किस रूप में, रेटिनॉल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाला है। तो गर्म रक्त वाला मेढक होता है, मगरमच्छ होता है, कबूतर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना जो आपका गर्म रक्त वाला हो जाएगा वो आपका कबूतर हो जाएगा इनमें से। तो सही जवाब आपका 556 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है समतापी जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर की ऊष्मा स्वयं बना सकते हैं। पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं। कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु है। पक्षी होने के नाते कबूतर एंडोथर्मिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित करने की आपकी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो याद रखना जो आपकी मिर्च में तीखापन होता है वो किस कारण होता है, ऐसा पूछा गया। तो याद रखना कैप्साइसिन के कारण जो है वो आपके मिर्च में तीखापन होता है। किसके कारण, कैप्साइसिन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि मिर्च में तीखापन मुख्य रूप से कैप्सेसिनाइड्स नामक यौगिकों के समूह की उपस्थिति के कारण होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना शेयर और बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाना। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है, जो आपका कैप्साइसिन होता है रसायनों का एक वर्ग है जो कैप्सिकम वंश के पौधों के फलों में पाया जाता है, जिसमें आपकी मिर्च भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रेटस को N2 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना
इस प्रक्रिया को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है नाइट्रेटस को नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। विनाइट्रीकरण एक सूक्ष्म जीव प्रक्रिया होती है जो कुछ बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा एनारोबिक स्थितियों में की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो याद रखना वो डीएनए का जो है आपका जीन ऐसा भाग होता है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि जीन डीएनए का एक खंड है जिसमें विशिष्ट प्रोटीन या क्रियात्मक आरएनए अणु बनाने के निर्देश होते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई है और किसी जीव की विशेषता और लक्षणों को क्या करती है, आपके निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑलरेडी हमने कई बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है। वह प्रक्रिया जिसमें जो आपके माता पिता के लक्षण है वो संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। इसका एक्सप्लेन समझ लेते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं आपसे क्या कहता है। आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी में एक केंद्रीय विषय है जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों में विरासत और विविधता के सिद्धांतों से आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी किस बल के साथ आपके आकर्षित करती है। तो याद रखना जो आपके 1 किलोग्राम वाला द्रव्यमान होता है उस पिंड को जो आपकी पृथ्वी है वो आपकी किस तरीके से आकर्षित करती है। तो याद रखना वो आपकी 9.8 न्यूटन के साथ उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। अब याद रखना इसको एक बार जरूर आप लोग कॉपी पर लिख लेना। कहता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक पिंड पृथ्वी द्वारा अपने भार के बराबर बल आकर्षित होता है। यह बल जिसे गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है लगभग आपके 9.81 न्यूटन होता है। यह ऐसा बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की सतह और गिरने के लिए प्रेरित करता है तथा उन्हें भार भी प्रदान करता है। इस बल की गणना न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करके की जाती है जो वस्तुओं के द्रव्यमान उसके बीच की दूरी पर क्या करता है, आपके विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कृत्रिम जीन किसने बनाया। तो कृत्रिम जीन जो आपके थे वो आपके हरगोविंद खुराना जी ने बनाए थे। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है सही उत्तर हरगोविंद खुराना हो जाएगा। कृत्रिम जीन जिन्हें सिंथेटिक जीन के रूप में भी जाना जाता है डीएनए के अनुक्रम है जिन्हें प्रकृति में पाए जाने के बजाय प्रयोगशाला सेटिंग्स में वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन और संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। कहता है फोटो वोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी। तो याद रखना जो आपके फोटो वोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा है ये आपके एडमंड बैकरेल ने दी थी। जरूर आप लोग इसको 1 से 2 बार बोलिए। फोटो वोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा आपके एडमंड बैकरेल ने दी है। कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा को पहली बार 1839 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी जो आपके थे अलेक्जेंडर एडमंड बैकवेरेल ने देखा था। उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इस खोज ने सौर कोशिकाओं और प्रकाश विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास की नींव रखी जो सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सौर पैनलों के आवश्यक घटक हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है मीट्रिक प्रणाली किसने शुरू की है। तो याद रखना जो आपकी मीट्रिक प्रणाली है इसको जो शुरू किया था वो आपके फ्रांसीसी सरकार ने शुरू किया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है मीट्रिक प्रणाली का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के एक समूह द्वारा किया गया था जिसमें आपके गैब्रियल माउंटन, चार्ल्स मोरिस डी टेली, तो याद रखना टेलीरेंट, पेरी गोल्ड और आपके एंटोनियो लावेइसिए जैसे व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांसीसी राष्ट्रीय असेंबली ने आधिकारिक तौर पर मीट्रिक प्रणाली को अपनाया कब था, इसकी डेट आप लोग जरूर लिखिए 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ENT विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखना ये आपके अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है।
कहता है ENT विशेषज्ञ आमतौर पर गले और स्वर यंत्र की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण का अवतल आकार की जांच किए जा रहे हैं। क्षेत्र पर प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे गले और स्वर रज्जु को स्पष्ट दृश्य मिलता है। इससे विशेषज्ञ को ऊपरी वायुमार्ग में मौजूद किसी भी असामान्यता या स्थिति को देखने में क्या मिलती है, आपकी सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक तार का प्रतिरोध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो आपके R बराबर V/I के माध्यम से दिया जाता है, या V बराबर हम लोग इसको IR भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ पर ये बातें जान लीजिए कि V आपका वोल्टता होता है, I धारा होती है, प्रतिरोध आपका R हो जाएगा, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्टता का मात्रक वोल्ट। फिर कहता है विद्युत के संदर्भ में प्रतिरोध से तात्पर्य किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति उत्पन्न विरोध से होता है। इसे ओम में मापा जाता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, विद्युत धारा का उसमें से गुजरना उतना ही क्या होगा, कठिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 567 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सरल रेखा में गति का सूत्र हो जाएगा? तो याद रखना, जो आपके सरल रेखा में पूछा जाए कि गति का कौन सा सूत्र होगा इनमें से, तो वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, V बराबर U प्लस AT। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है गति का समीकरण जिसका श्रेय अक्सर सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन और समय के बीच संबंध का वर्णन करता है। समीकरण नियत त्वरण से गुजरने वाली वस्तुओं पर लागू होता है। गति का प्रथम समीकरण आपके V बराबर U प्लस AT होता है। यहाँ पर आपके V जो हो जाएगा वो अंतिम वेग हो जाएगा, U आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, A आपका त्वरण हो जाएगा, और T आपका क्या हो जाएगा, लिया दर, शायद T जो है वो आपके लिया गया समय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन इनमें से कौन सा है? तो याद रखना, जो आपके घर्षण बल से संबंधित इनमें से ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा वो आपका पूछा गया कौन सा होगा। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा जो है, ये आपके घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन का इनमें से एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है जब गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें अक्सर घर्षण बल शामिल होता है। या कुछ परिदृश्य दिए गए हैं जहाँ क्या होता है, रूपांतरण होता है। जैसे वाहनों में ब्रेक लगाना, जब आप किसी चलते वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड और पहियों के बीच घर्षण के कारण ही वाहन की गतिज ऊर्जा होती है उसमें उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यह प्रक्रिया वाहन की गतिज ऊर्जा को उष्मा के रूप में नष्ट करके उसकी गति को धीमा कर देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे वाहनों में ब्रेक कैसे लगती है और किस वजह से आपकी गाड़ी धीमी होती है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए जो है वहाँ पर वाहन की गति आपकी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट लाइन कहता है हाथों का आपस में रगड़ना। जब आप अपने हाथों को जोर से रगड़ते हैं तो आपके हाथों में गतिज ऊर्जा आपकी हथेलियों के बीच घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही घर्षण बल गर्मी उत्पन्न करता है। करते हैं आप सभी लोगों को आज की हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आज हमने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल न जाना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। प्लीज़ आप लोग अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगे। ठीक है।